तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, देखो तुम्हारा जो बुक नंबर वॉल्यूम जो तीसरा वॉल्यूम है, उस तीसरे वॉल्यूम के पहले 2 चैप्टर्स जो है वो हैं थ्योरी के। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उन दोनों चैप्टर्स को कवर कर ले, ठीक है। तो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। वैसे तो तुम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ठीक है ना। दूसरा होता है बैलेंस शीट और तीसरा होता है कैश फ्लो, ठीक है। तो 3 होते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट। अब क्या देखना है तुमको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सेक्शन 129, ध्यान से देखो, सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या कहती है। बैलेंस शीट कहती है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, शेड्यूल, याद रखना है, शेड्यूल 3, ओके, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट, ठीक। शेड्यूल 3 सेक्शन 240, सेक्शन 240 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, अब क्या ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर लिखा सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट, ठीक। सेक्शन 129 कंपनीज एक्ट प्रेस्क्राइब करती है कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो वो शेड्यूल 3 में जो फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड है, क्या कहती है सेक्शन 29, ध्यान देना है, सेक्शन 29 कहती है कि शेड्यूल 3 के अंदर जो प्रेस्क्राइब है, जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब है, शेड्यूल 3 के अंदर जो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सेक्शन 129 का मतलब समझ में आ गया कि सेक्शन 129 कहती है, मैं देखो मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए कि तुमको याद हो जाए। सेक्शन 129 कहती है कि भैया कंपनीज एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 3 है उसमें जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, उसी हिसाब से आप बनाओगे। ये कौन सा सेक्शन कहती है, सेक्शन 129 कहती है। फिर सेक्शन 240, ये सेक्शन क्या कहती है कि कौन कौन सी चीज़ों को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करोगे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इंक्लूड करोगे। तो नंबर 1 है बैलेंस शीट, नंबर 1 क्या है, बैलेंस शीट है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि ये पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है, पार्ट 2, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है ना, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और तीसरी चीज सर क्या होती है पता है, नोट्स टू अकाउंट्स, यानी जो सेक्शन 240 है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हो गई, बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए। सर नोट्स टू अकाउंट्स जो है ये क्या करती है, ये तुम अभी पढ़ चुके हो, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ
P&L के जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। डिटेल्स होते हैं, जो भी आइटम्स होते हैं उसका इसके अंदर डिटेल होता है। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L के जो आइटम्स होते हैं उसका डिटेल होता है। जैसे मान लो करंट लायबिलिटीज़ है, कोई आइटम है वो करंट लायबिलिटीज़ है, तो तुम उसको वहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओगे करंट लायबिलिटीज़ ये आइटम है, और उसको फिर वहाँ पर डिस्क्राइब करोगे। जैसे मान लो तुम्हारा शेयर कैपिटल होता है तो लिखते हो ना नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इश्यूड शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे करके पूरा फॉर्मेट बनाते हो। वो नोट्स के अंदर होता है, यानी पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। और बैलेंस शीट में क्या लिखते हो, सिर्फ लिखते हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहला नंबर, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ठीक है ना। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है। चौथी जो चीज़ है दोस्त, ये है कैश फ्लो। क्या है ये? कैश फ्लो। तो कैश फ्लो भी इसका हिस्सा हो गया। और कैश फ्लो में अभी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिवाइज्ड, AS3 रिवाइज्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आप ये समझिए कि आपका जो तो एक एक करके हम आगे क्या करेंगे, इनके हेड्स एंड कंटेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बैलेंस शीट है, इसमें क्या क्या हेड्स होते हैं, इसके क्या सब हेड्स होते हैं, क्या मेजर हेड्स होते हैं, क्या माइनर हेड्स होते हैं, इसके बारे में ये सवाल पूछता रहता है, मेजर हेड माइनर हेड वाला, ठीक है। कभी 3 नंबर में आ जाता है, ठीक। तो इसलिए इसको हम जरा देख लेते हैं। अब देखिए सर, आप क्या करेंगे, हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले आप लोग पढ़िए हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ हेड्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आपका जो हेड होगा वो क्या होगा बेटा, शेयर होल्डर्स फंड। सबसे जो पहला हेड होगा वो होगा शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड हो गया। इसमें 3 आइटम्स होती हैं, समझिए दोस्त, इसमें 3 आइटम्स होती हैं। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, पहला आइटम हो गया शेयर कैपिटल। दूसरा आइटम हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। और तीसरा आइटम हो गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये 3 आइटम्स होते हैं। नॉर्मली ये आपको आपके 12वीं क्लास में ये नॉर्मली नहीं पूछेगा, ये 2 चीज़ें ही यहाँ पर आपको फोकस करनी है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इस शेयर कैपिटल के अंदर सारी चीज़ें होंगी, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल के अंदर अब तुम नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, वहाँ पर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होगा, ऑथराइज्ड, फिर हो जाएगा इश्यूड, फिर हो जाएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड। इस सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और ये हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये समझना है, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप का। देखिए, जब कंपनी अपनी पूरी नॉमिनल वैल्यू कॉल कर लेती है, मान लो 10 रुपये का शेयर है, शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या मतलब हुआ कि अगर कंपनी अपनी सारी जो भी नॉमिनल वैल्यू है वो मांग लेती है, जिसको हम कहेंगे कंपनी कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द कंपनी हैज रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप। पूरी नॉमिनल वैल्यू मांग ली, पूरी नॉमिनल वैल्यू मांग ली। पहली बात क्या देखेंगे कि फुल नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने मांग ली, फुल नॉमिनल वैल्यू कॉल्ड अप, फुल नॉमिनल वैल्यू। और दूसरी बात क्या देखेंगे कि जो भी कॉल्ड अप किया था सारी की सारी रिसीव हो गई, एंड रिसीव्ड कॉल्ड अप अमाउंट। जो भी कॉल्ड अप अमाउंट है वो सारा का सारा कंपनी ने रिसीव कर लिया। तो हम बोलेंगे यार ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है,
समझ गए। जैसे एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर इशू किए, है ना, 10-10 रुपये का शेयर है, 1 लाख शेयर इशू किए, 10-10 रुपये के शेयर हैं, और कंपनी ने पूरे पैसे, पूरे 10 रुपये मांग लिए, पूरे 10 रुपये मांग लिए, और ये पूरे 10 रुपये कंपनी को मिल भी गए, पूरे 10 रुपये कंपनी को मिल भी गए, तो हम इसको कहेंगे कि भैया ये तो फुल्ली पेड अप है, और इसको आप फुल्ली पेड अप की तरह शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक। अच्छा, नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप में यहाँ पर भी 2 बातों का ध्यान आपको रखना है। पहली बात ये कि कंपनी ने पूरी नॉमिनल वैल्यू, कॉल्ड अब फुल नॉमिनल वैल्यू, कंपनी ने पूरी नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू कंपनी ने मांगी है, फुल नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने मांगी है, बट नॉट रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप, यानी फिर कंपनी ने जो भी अमाउंट कॉल किए वो उसको पूरी वैल्यू नहीं मिली है। हैज़ नॉट रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप, बट नॉट रिसीव्ड द अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू, पहली बात ये पूरी नॉमिनल वैल्यू आपने कॉल की है, लेकिन आपको जो है कंपनी को वो कॉल्ड अप वैल्यू नहीं मिली है। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हेन कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू, 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये मांगे हैं, 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये मांगे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप होगा। ठीक है ना, कंपनी ने ऑल टुगेदर, पहली बात तो ये होगी कंपनी ने सारे पैसे मांगे लेकिन उसको कम मिले, 10 रुपये में से सिर्फ 8 रुपये मिले, या 10 रुपये में से सब ने 10 रुपये दिए लेकिन 2 बंदों ने या 200 लोगों ने 200 शेयर पे उसको सिर्फ 8 रुपये मिले, तो वो जो 200 शेयर है वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर आ जाएगा। समझ में आई बात, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर जाएगा। कैसे दिखाएंगे उसको, बैलेंस शीट में हम आपको फॉर्मेट जब देंगे तो वहाँ दिखाएंगे, ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 10-10 रुपये वाले 10-10 रुपये जितने लोगों ने दे दिए, मान लीजिए 1000 शेयर है, उसमें से 800 शेयर पे 10-10 रुपये आ गए, तो आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 800 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। हो गया 800 इंटू 10 कितना हो गया, 80,000, 8,000। फिर इसके अंदर लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप 200 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, 2000 माइनस जिसपे नहीं आए पैसे, माइनस कॉल्स इन एरियर 200 शेयर एट द रेट ₹2। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखिए, ये नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा, यही हेड रहेगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब पहले तो ये हेड हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फिर रहेगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर लिखोगे 800 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ये पूरे आ गए तो दिखा दिया 8,000 रुपये। फिर ये वाली चीज़ लिखोगे सब्सक्राइब्ड, ये इसमें लिखा, फिर इसमें लिखोगे, हेडिंग यहाँ डालोगे, यहाँ पहले हेडिंग डालोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये लिख दिया, फिर लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, वहाँ लिखोगे 200 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, लिख दिया 2000, फिर इसमें से माइनस करोगे कॉल्स इन अरियर, याद आया कॉल्स इन अरियर है ना, 200 शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच। ठीक है, और 2 ईच हो गया तो 400 रुपये हो गया, 400 रुपये हो गया, माइनस कर दिया, कितना लिख दिया 1600, तो टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल में कितना हो गया 9600। बात समझ में आ रही है। तो इन 2 परिस्थितियों को ध्यान से देखें, आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कब बोलेंगे, कॉल्ड अप फुल नॉमिनल वैल्यू, दूसरा रिसीव्ड कॉल्ड अप अमाउंट, जितने कॉल किए थे सारे मिल गए। ये हमेशा याद रखना कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हम तभी करेंगे जब हमने 10 रुपये पूरे मांगे थे और पूरे के पूरे आ गए, समझ गए।
तो जितने भी शेयर पे पूरे के पूरे आ गए, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ना 800 शेयर पे पूरे के पूरे आ गए, तो ये आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फिर 200 शेयर पे 10 रुपये तो मांगे थे, लेकिन सिर्फ आए कितने, 8 रुपये। 200 शेयर पे 8 रुपये ही आए हैं, 2 रुपये नहीं आए, तो उसको मैंने लिख दिया सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। और क्या लिखा, 200 शेयर @10 each, वो तो है 2000 का। फिर मैंने लिखा माइनस 200 @2 कॉस्ट एंड एरियर, टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल में 9600। ये तो इस तरफ की स्टोरी सुनाई मैंने, है ना। अगर मान लो व्हेन कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप फुल वैल्यू ऑफ मनी, फुल नॉमिनल वैल्यू, तो बस एक ही हेडिंग आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का आएगा, और उसमें आप लिख देंगे कि कितना नहीं हुआ, कितने पैसे, कितने शेयर पे कितने पैसे आए या कितने शेयर पे कितने पैसे नहीं आए। स्टोरी समझ में आ गई, बात समझ में आई। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हम सिर्फ तब लिखेंगे जब हमने सारे नॉमिनल वैल्यू मांग लिए हों, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप लिखेंगे तब पैसे मांगे हो पूरे, लेकिन पूरे नहीं आए हो, या हमने पैसे ही कम मांगे हो, हमने 8 रुपये से ही अभी मांगे हो, 2 रुपये मांगे भी नहीं हो, तब भी वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। बात आई समझ में, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं किस में डालूं किस में नहीं डालूं, तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है आपको, ठीक है। दोबारा बोलूं, नहीं बोलूंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। सरप्लस को देखोगे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ें तुम डालोगे, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो तुम्हारा दूसरा वाला पार्ट है, उसमें तुम जितने भी शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट कहती है, शेड्यूल फिर से हम कहते हैं शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट क्या कहती है। देखो कंपनीज एक्ट क्या कहती है, वो देखो कंपनीज एक्ट क्या करती है, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट कहती है किन किन चीज़ों को तुम रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हो, ठीक। तो क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को डाल दो भैया, है ना। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR बोलते हैं उसको, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। SPR, DRR यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, नाम को याद रखेंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व, ऐसे बहुत सारे रिजर्व हैं, आपको इतने रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, समझिए। इतने सारे रिजर्व पढ़ने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है, आप तो बस इतना समझ लो कैपिटल रिजर्व तो आपको पता है, एक ये रिजर्व आप याद रखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको पता होना चाहिए, और एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे चूंकि आपको रिडेम्पशन और डिवेंचर तो टॉपिक कटा हुआ है, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, ये 2 आपको याद रहनी चाहिए, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जितने भी रिजर्व होंगे जो प्रॉफिट का पार्ट होगा जिसको एज ए रिजर्व आपने रखा, वो सारे के सारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अदर रिजर्व, सरप्लस एक और याद रखना है, सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो एक ये याद रखेंगे, तो आपको बेसिकली 1 2 और ये 3 याद रखने हैं अभी 12वीं के लिए, समझ गए। चलिए ये बात भी समझ में आ गया, रिजर्व्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कैपिटल रिजर्व, कई बार सवाल क्या पूछता है पता है आपको, सवाल अक्सर पूछता है कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या अंतर है। मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। देखो कैपिटल रिजर्व का मतलब हो गया जो भी किसी भी प्रकार का अगर आपका कैपिटल प्रॉफिट है, किसी भी प्रकार का कैपिटल प्रॉफिट है ना, यानी वो प्रॉफिट जो कि रेकरिंग नहीं है, नॉन रेकरिंग है, कभी कभार होता है, एक तो वो बात। दूसरी बात ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का, मान लो अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स बेचा और फिक्स एसेट्स बेच के अगर आपका उस फायदा हो गया है ना, या आपने शेयर फॉरफिट किए और फिर उसको रीइश्यू किया, रीइश्यू के टाइम में करने के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपके पास अगर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसे बच जाते हैं तो वो पैसे क्या हो गए, आपके कैपिटल नेचर के हो गए, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो हो गया कैपिटल प्रॉफिट को, जब आप कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो हो जाता है कैपिटल रिजर्व। व्हेन द कैपिटल प्रॉफिट, व्हेन द प्रॉफिट इन द नेचर ऑफ कैपिटल इज बीन ट्रांसफर्ड टू अ रिजर्व और अ रिजर्व इज बीन क्रिएटेड फॉर दैट मैटर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। बट एज फार एज रिजर्व कैपिटल इज कंसर्न, ये याद रखिएगा, रिजर्व कैपिटल इज कंसर्न से कंपनी ने शेयर इशू किया, कितना, 5000 शेयर इशू किया, एग्जांपल से समझो, 5000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए, 5000 शेयर्स इशूड बाय द कंपनी एट द रेट ₹10 ईच,
एट द रेट ₹10 ईच। और कंपनी ने इसमें से सिर्फ 8 रुपये मंगवाए हैं अभी तक। कितने मंगवाए हैं? 8 रुपये कॉल किए हैं, 2 रुपये बचा के रखा हुआ है, अभी नहीं कॉल करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तब मंगवाएंगे। वैसे कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जो पार्टली कॉल्ड अप शेयर होते हैं ना, उसका जो अगला वाला हिस्सा होता है, जो बाकी हिस्सा होता है, दैट इज रिजर्व कैपिटल। अभी हमने मंगवाया नहीं, रखा हुआ है अभी हमने, बाद में मंगवाएंगे जब हमको प्रॉब्लम पड़ेगी तो। दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। समझ में आई बात? याद रखिएगा रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या। अक्सर बच्चा इसमें फंसता है, मेरे को कई बार सवाल पूछता रहता है बच्चा लोग, मैं बताता हूँ फिर वो भूल जाता है, तो याद रखना है। तो ये हो गया शेयर होल्डर फंड। फिर बैलेंस शीट का जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं लायबिलिटीज। तो पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हो, उसमें शेयर होल्डर फंड होता है, उसके बाद लायबिलिटीज आ जाती है। तो लायबिलिटीज में भी आपकी करंट लायबिलिटी होगी और नॉन करंट लायबिलिटी होगी। लायबिलिटीज में 2 पार्ट हो गए, एक हो गया नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें डिवेंचर्स वगैरह होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, और एक हो गया करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एक हो गया करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कि भाई नॉर्मल जो ऑपरेटिंग साइकिल है कंपनी की, उस बीच में उसको आपको सेटल करना है, ठीक है ना, 12 महीने के अंदर सेटल करना है। और प्राइमरीली ये ट्रेड के पर्पज से ये करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज आप ये समझ के चलें कि नॉन करंट लायबिलिटी होती है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल से, जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है ना, उस ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जाकर के आपको पेमेंट की लायबिलिटी बनती है, या 12 महीने से ऊपर का अगर आपका चला जाता है तो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो सकता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, ये सब सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो सकती है, नेट। तीसरी हो सकती है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और चौथी हो सकती है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अच्छा सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसमें सारी चीज़ें ले लो, डिवेंचर्स ले लो, बॉन्ड्स ले लो, पब्लिक डिपॉजिट ले लो, टर्म लोन ले लो, अदर लोन्स एडवांसेस ले लो, ये सब आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। डेफर्ड टैक्स में तुमको पता है, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ले लो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जो भी प्रोविजन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हो सकते हैं, जैसे ट्रेड पेएबल हैं, कई बार ट्रेड पेएबल आपको लंबे समय के बाद देना होता है, 1 साल से ज़्यादा का अगर उसका साइकिल पीरियड होता है तो उसमें हम देते हैं। अदर्स भी होते हैं जो अब ये जो अदर्स वगैरह वाले हैं ना, इतना आपको इसमें ध्यान नहीं देना, तवज्जो नहीं देनी इतनी, ठीक है। अब आप सीधे करंट लायबिलिटीज पे आ जाइए। करंट लायबिलिटीज में आपकी करंट लायबिलिटीज देखिए, करंट लायबिलिटीज आपकी कितने प्रकार की, कई सारी चीज़ें हो सकती है करंट लायबिलिटीज के अंदर, ठीक। जैसे आपकी हो सकती है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उन वो बोरोइंग जो विद इन 1 ईयर आपने पे ऑफ करना है। ट्रेड पेएबल हो सकता है, ट्रेड पेएबल हो सकता है ना, ट्रेड पेएबल्स हो सकते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो सकते हैं इसके अंदर। अदर करंट लायबिलिटीज हो सकते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज। हमको अक्सर बच्चा पूछता है कि सर ये अदर करंट लायबिलिटीज क्या हैं, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, लेकिन सर ये अदर करंट लायबिलिटीज हमारे को समझा दो कि अदर करंट लायबिलिटी क्या होता है। तो अदर करंट लायबिलिटी होती है जैसे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट है, कोई लॉन्ग टर्म डेब्ट है जिसकी, है ना, कोई लॉन्ग टर्म डेब्ट है जिसकी करंट मैच्योरिटी है, फाइन। बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, क्या हो सकता है? इंटरेस्ट एंड अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। अदर करंट लायबिलिटीज में हो सकता है कि इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट है, अभी ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है ना, इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट है, अभी ड्यू नहीं हुआ है, वो आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। और क्या आ जाएगा?
आ जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर लो, कोई अनपेड डिविडेंड्स हैं, कोई कॉल्स इन एडवांस है, याद रखना है अदर करंट लायबिलिटीज में कॉल्स इन एडवांस भी, और ये तुम्हारे जो पार्ट है ना 12th में ये चीज़ आती है, कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अनपेड डिविडेंड्स, खैर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये सब चीज़ें हो गई। ये याद रखना है कि तुम्हारी कॉल्स इन एडवांस जो है अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा, जैसे कॉल्स इन एरियर आ जाएगा अदर करंट एसेट्स के अंदर, अभी बात करेंगे हम। तो अदर करंट लायबिलिटीज, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में कई सारे, जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ले लो, प्रोविजन फॉर टैक्स ले लो, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, जिसके जो तुम बार बार ना you know so many times you come across this provision for tax, है ना, you come across provision for tax the term so many times, so this provision for tax come under current liabilities and that too under short term provisions, all right, okay. तो यू अंडरस्टूड कि हेड्स एंड सब हेड्स के बारे में हमने बात की। हेड्स क्या हो गया, करंट लायबिलिटी हो गए, ये क्या हो गए, सब हेड्स हो गए, ठीक है ना। नॉन करंट लायबिलिटी हेड हो गया, बाकी ये सारे क्या हो गए, सब हेड्स हो गए, समझ गए, समझ में आ रही बात। शेयर कैपिटल हो गया उसके अंदर, बाकी सारे क्या हो गए, सब हेड्स हो गए, ठीक है। तो हेड्स एंड सब हेड्स ये अक्सर आपको पूछता है, 2-2 नंबर में पूछता है। जैसे मान लो अगर हम तुमको कहें कि मेजर हेड्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या है, शेयर होल्डर्स हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, ये मेजर हेड्स है, ठीक। मेजर हेड्स ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट आर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर मेन हेड्स हैं। आपको इसमें 3 हेड्स याद रखने हैं, कौन कौन से, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। देखो जैसे हमने कहा इक्विटी एंड, जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है इसके अंदर 3 मेजर हेड्स हैं, क्या हैं, मेजर हेड्स, याद रखना है 3 मेजर हेड्स हैं, वैसे 4 हैं, आपको पढ़ने के लिए 3 हैं, ठीक है। आप अभी जो पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे। एक हो गया शेयर होल्डर्स फंड, हमेशा याद रखना है, और याद रखना है कि शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन कौन से होते हैं यार, शेयर कैपिटल होता है ना, रिजर्व सरप्लस होता है, और वारंट जो होता है उसके अगेंस्ट होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट, हाँ नॉन करंट लायबिलिटीज, ये हो गया मेजर हेड, और वो हो गया करंट लायबिलिटीज, ये हो गया मेजर हेड। तो याद क्या रखना है कि यार इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हमारे 3 मेजर हेड्स हैं, ठीक है ना, और इसके फिर सब हेड्स हैं, और फिर आइटम उन सब हेड के अंदर आता है, समझ में आई बात। तो ये मेजर हेड्स हो गए, जैसे मैंने करंट लायबिलिटी लिया, मेजर हेड हो गया, इसके अंदर ये सब हेड्स हो गए, ठीक है ना। करंट लायबिलिटी क्या हो गया, मेजर हेड हो गया, ये हो गए सब हेड्स। अब क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, हेलो, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर किस में आएगा, मेजर हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड ट्रेड पेएबल, उसके अंदर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे मान लो 8% लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, पेएबल 6 मंथ लेटर, 6 महीने बाद पेएबल होगा, कहाँ आ जाएगा वो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और उसके अंदर आ जाएगा, समझ गए। तो ये मेन हेड हो गया, ये सब हेड हो गया, ये दिखा दिया मैंने। नॉन करंट लायबिलिटीज में ये मेन हेड हो गया, ये सब हेड हो गया। वो अगर मान लो 12% डिवेंचर है, कहाँ आएगा, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, याद रखना है, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना, ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि सब हेड और मेन हेड क्या होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पे, एसेट्स पे पहुंच जाते हैं। मेन हेड सब हेड समझ में आ गया है, यस बोलो। मेजर हेड है, सब हेड है। प्रोविजन फॉर टैक्स आइटम हो गया, वो आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे आएगा, आइटम मैंने आइटम गर्ल नहीं, समझ गए, हाँ, जिसका डांस देख देख करके तू बड़ा होता है, बड़ा मन खुश होता है, मिजाज,
चिकनी चमेली हैं। चलो देखो, तो ये अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। वो बात समझ में आ गई? आइटम क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। आइटम क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। आइटम क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। ठीक है, आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, ऑलराइट। और किस हेड के अंदर? सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटीज। मेन हेड क्या होगा? करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, पक्का? हाँ, है ये क्या? लायबिलिटी है। ये क्या? लायबिलिटी, ऑलराइट। एसेट्स के ऊपर कल पढ़े, इतना हो गया, काफी है। चलो फिर, बाय फॉर द डे।